इसमें एक वंडरवॉल इक्वेशन है, P प्लस ए अपान बी स्क्वायर ब्रैकेट 1, यहाँ पे V माइनस बी आर टी, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम वॉल्यूम इंक्रीज V1 टू V2, V1 से V2 जाने में कितने का वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे वर्क डन का फार्मूला, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। ठीक है, V1 to V2 in isothermal process, ये क्वेश्चन में मेंशन है इन isothermal process, इन isothermal process। तो isothermal का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन लिखेंगे पीडीवी, अब पी यहां से निकालेंगे हम लोग, यहां से पी क्या निकालोगे, ये बनेगा आर टी अपान वी माइनस बी, इसको इनसे भेजा, इसको इधर भेज दो, ए अपान बी स्क्वायर। ठीक है, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ आर टी अपान वी माइनस बी माइनस ए अपान बी स्क्वायर, नाउ इंटीग्रेशन डी वी, लिमिट V1 से V2। सबको अलग अलग कर लो, आर टी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dv लिमिट V1 टू V2, और इसको क्या लिखोगे माइनस ए अपान वी, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो बनेगा 1 अपान वी स्क्वायर dv लिमिट V1 टू V2 एंड दैट इज आंसर। ठीक है, ओके, इसी बेस होके एक और क्वेश्चन करते हैं। तुम समझ रहे हो मैंने क्या किया है, वर्कडन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर आ रहा है, पीडीवी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये होता है विकी क्वेश्चन है P बराबर, कह रहा है कि एक गैस है जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, उसका प्रेशर फाइंड्स वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर मैक्सिमम, ये पूछ रहा है, वो वॉल्यूम बताइए जब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, तो क्या करोगे, टेम्परेचर का इक्वेशन लिखना पड़ेगा वॉल्यूम के टर्म में, तब ना सॉल्व होगा। टेम्परेचर पूछ रहा है मैक्सिमम, उस समय वॉल्यूम कितना है, तो टेम्परेचर का फंक्शन लिखेंगे वॉल्यूम के टर्म में, बाद में उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन लिखेंगे पी और एनआरटी, पी की जगह पी वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पे, तो बनेगा पी नॉट अपान वी नॉट, और ये भी ना मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो बनेगा वी स्क्वायर, तो बनेगा सी इंटू वी क्यू बराबर एनआरटी। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई कितनी, पी नॉट वी स्क्वायर अपान एन आर वी नॉट माइनस सी वी क्यू अपान एन आर। अब टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन है, अब टी को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, टेम्परेचर मैक्सिमम के लिए इसका डेरिवेशन 0 होगा, डीवी अपन डी, ई 0 आना चाहिए, कर दो डिफरेंशिएट इसको, तो बनेगा 2 पी नॉट भी अपान एन आर वी नॉट माइनस 3 सी भी स्क्वायर अपान एन आर, ये बनेगा 0 किया है डिफरेंशिएशन, यहां से एक तो v की वैल्यू 0 आएगी जो कि पॉसिबल नहीं है, और एक जो v की वैल्यू आएगी ये अगर एनआर से एनआर घट जाएगा, बनेगा 2 पी नॉट अपान 3 सी भी नॉट बनेगा, 2 पी नॉट अपान भी नॉट किया, एनआर से एनआर घटा 3 सी, ये अब देखो एक बार, ठीक है, इन जनरल फिजिक्स में डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं होती है, तो हम इसी को आंसर कर देंगे। और एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अपने पास से रखा है, तो हो सकता है कि मैंने नहीं चेक किया हो सेकेंड डेरिवेटिव वाला पार्ट, अदरवाइज वो लोग चेक कर लेते हैं, चाहे एडवांस से चाहे मेन से, एक बार चेक कर ही लेते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव में नीड कभी नहीं पड़ती है। चेक कर लो इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के,
तो इसका डिफरेंस क्या बनेगा, भी है ना, तो बनेगा 2p0 अपान nr v0 माइनस इसको का डिफरेंस बनेगा 6cv अपान nr। अब सेकेंड डेरिवेटिव इस वैल्यू पर रख लो, तो जब इसको यहाँ पे रखोगे तो 2 भी की जगह पर रखो ना, तो 2/3 बनेगा, तो 4 टर्म आएगा, ये निगेटिव आ गया ना, ठीक है। तो टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, सेकंड निगेटिव है सेकंड डेरिवेटिव, इसका मतलब मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो आंसर है दिस वन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। ओके, अब सीख रहे हैं हम लोग थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, और उस पर वर्डन की बात करेंगे। फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल कह रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी तुम ध्यान रखोगे, फर्स्ट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, पीवी ग्राफ ड्रॉ करूं, पीवी ग्राफ, तो ग्राफ ऐसे चलेगा, चाहे ग्राफ यहां से यहां जाए या यहां से यहां आए, बट ऐसे होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी, आइसोकोरिक प्रोसेस में चूंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्डन क्या आएगा, जीरो। वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा तो वर्डन इज जीरो, इस चीज को ध्यान रखना। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में लिख लें। इसी तरीके से हम अगला बात करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। इसको एकदम याद रखो, पीछे आइसोकोरिक में वर्डन, आंसर है जीरो। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक की खासियत क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो, पीवी ग्राफ, इसको ध्यान रखना, इसमें पीवी ग्राफ प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ऐसे चलेगा, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, ये है, ये भी है, ये होल्ड करना चाहिए। तीसरा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्डन क्या होगा, ये वर्डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो पी बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, पी इंटू डीवी, डीवी है V1 टू V2, तो बनेगा क्या, पी डेल्टा भी बनेगा, मतलब V2 माइनस V1 दैट इज डेल्टा भी, पी डेल्टा भी बनेगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन, आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन हमेशा याद रखोगे पी डेल्टा भी होता है, किसी से करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पर पी डेल्टा भी। आइसोकोरिक सीधे जीरो, पी डेल्टा भी में आता है, तो पी डेल्टा भी है। एक और होता है पीवी कोस टू एनआरटी क्वेश्चन होता है, इसको पी डेल्टा बी डिफ्रेंशिएट करो, पी कांस्टेंट है ना, बनेगा पी डेल्टा बी बराबर एन आर डेल्टा टी बनेगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्डन तुम पी डेल्टा बी बराबर एन आर डेल्टा टी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस चीज को यहाँ पे लिख सकता हूँ, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये इस तरीके से, दिस इज पी डेल्टा बी या एन आर डेल्टा टी, ये एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई पूछे कि आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्डन बताइए, आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्डन, तो आंसर इज पी डेल्टा बी या एन आर डेल्टा टी, पी डेल्टा बी या एन आर डेल्टा टी, एकदम याद रखोगे। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्डन जीरो, आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्डन पी डेल्टा बी या एन आर डेल्टा टी। ओके, अब बात करेंगे हम लोग, थर्ड है आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसमें टेम्परेचर
कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, कांस्टेंट एट ऑल टाइम, एट ऑल टाइम। मतलब इंटरमीडिएट टाइम का भी टेम्परेचर आपस में इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि इनिशियल और फाइनल बराबर हो गया तो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब है कि हर इंस्टेंट का टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए। सेकेंड, यहाँ पे मैं लिखा P, यहाँ पे लिखा V, ये इक्वेशन होता है। अगर ऐसे इक्वेशन बने हो और कोई पूछे टेम्परेचर इसका ज्यादा है किसका ज्यादा है, अगर इसका T1 है इसका T2 है, तो तुम यहाँ पे एक स्टेटमेंट नोट कर सकते हो कि ओरिजिन से कोई चीज जितनी दूर होगी टेम्परेचर उसका उतना ही ज्यादा होगा आइसोथर्मल में। तो T2 इज ग्रेटर देन T1, यहाँ पे तुम्हें कमेंट कर सकते हो। ये भी आइसोथर्मल है बट T1 टेम्परेचर का है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह टेम्परेचर इक्वल है T1 के बराबर। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह टेम्परेचर इक्वल है T2 के बराबर। तो ये एक आइसोथर्मल कर्व है, ये दूसरा आइसोथर्मल कर्व है, और इसमें टेम्परेचर T2 T1 से ज्यादा है। जितना दूर होगा ना उतना ही टेम्परेचर ज्यादा आएगा ओरिजिन से। थर्ड पॉइंट, वार्डन की बात करेंगे तो वार्डन के लिए इंटीग्रेशन होता है PdV, लेकिन P के जगह पे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ nRT अपन V डिवाइड बाई dV। अब nRT बाहर आएगा, बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dV अपन V, लिमिट V1 टू V2, तो बनेगा nRT ln V2 बाई V1, nRT ln V2 बाई V1। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ तो तुम अलग से ध्यान रखोगे। nRT ln V2 अपन V1 इक्वल्स टू nRT ln P1 अपन P2 होता है। हाँ, P और कांस्टेंट तो V2 अपन V और P1 अपन P2 आएगा। बट एक चीज ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है ना ये आइडियल गैस इक्वेशन पे ही वैलिड है, वैलिड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब PV बराबर nRT पे ही वैलिड है, बाकी कहीं नहीं वैलिड है। ये ध्यान रखना। जबकि ये जो फॉर्मूला था ऑलवेज वैलिड है नहीं, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो फॉर्मूला है आइसोबैरिक का, ये फॉर्मूला ये तो ऑलवेज वैलिड है, चाहे आइडियल गैस इक्वेशन हो या रियल गैस इक्वेशन हो, रियल या आइडियल, ये दोनों पे वैलिड है। ये जो है आइसोबैरिक में, ये जो है ये ऑलवेज वैलिड है, रियल गैस इक्वेशन हो या आइडियल गैस इक्वेशन हो। बट ये जो है ये सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन पे वैलिड है। PV और nRT में ही वैलिड है। नहीं तभी देखे थे तो क्या होते, यहाँ पे था ना, ये आता ना ये क्वेश्चन, तो P dV लिखते ना PdV, तो PdV लिखते इंटीग्रेशन में, P कांस्टेंट बाहर निकालते, और जब dV लिखते dV तो P कांस्टेंट कहाँ बाहर नहीं, ये तो वैलिड हो जाएगा यार, चाहे कुछ भी हो वैलिड है। रुको, यहाँ पे तो वैलिड है, कहाँ गया, ये हमेशा वैलिड है।
ये ठीक है। हमेशा वैलिड, दोनों ही। अरे रुको, ठीक तो था यार। ये तो ठीक था, ऑलवेज वैलिड था, यही तो बता रहा था तुमको। पी डेल्टा भी बन जाएगा, लेकिन जब पी डेल्टा भी निकालोगे ना, पी डेल्टा भी निकालोगे, डेल्टा बी, तो वो एन आर डेल्टा टी थोड़ी बनेगा यहाँ से, उसमें ये टर्म फंस जाएंगे ना, ए और बी के टर्म फंस जाएंगे। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये तो सिर्फ और सिर्फ आइडियल, आइडियल कर रहा हूँ, आइडियल भी वैलिड ओनली और आइडियल गैस इक्वेशन। बस अदरवाइज इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। ये वाला पी डेल्टा भी से निकालोगे, आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्ड है, ठीक है। एरा डेल्टा टी लगा दोगे अगर आइडियल गैस है तो, डिफॉल्ट केस में तो आइडियल गैस ही होते हैं सब। और ये तो हमेशा वैलिड है। ये समझ सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ पी और एनआरटी वैलिड है, अदरवाइज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जैसा अभी तुमने इधर इंटीग्रेशन किया, देखो इंटीग्रेशन किया, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, फिर भी मैंने ऐसे इंटीग्रेट किया, तो ये वाला टर्म आ जाएगा उसमें। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि एनआरटी ln v2 by v1, एनआरटी ln p1 upon v2 is only valid in isothermal process of ideal gas equation, isothermal। फोर्थ, हम अगला प्रोसेस लिखने जा रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा, कभी भी कोई कहता है कि प्रोसेस एडियाबेटिक है, इसका मतलब कि हीट एक्सचेंज किसी भी स्टैंड पर नहीं हो रहा है, तो dq is 0, dq is the change in heat between surrounding and system, dq is 0। मतलब है कि हीट एक्सचेंज फ्रॉम क्या, heat exchange between system and surrounding is always 0, is always 0 ना, is always 0। तो हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग में किसी भी वक्त नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आधा इंटरवल में हीट अंदर गया और अगले आधे इंटरवल में हीट बाहर आ गया, तो तुम कहो कि सर नेट हीट एक्सचेंज 0 है तो एडियाबेटिक है ना। एडियाबेटिक का बस एक ही मतलब है कि हर स्टैंड पे हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, किसी भी हर स्टैंड पर किसी भी स्टैंड पे हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर प्रोसेस 2 घंटे तक चला तो 2 घंटे के किसी भी इंटरवल में हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर, देन प्रोसेस विल बी एडियाबेटिक। अब फर्स्ट लॉ का जब यूज किया जाता है तो इससे जो इक्वेशन बनता है, दिस इज पीवी के बाद गामा कांस्टेंट्स, ये था। इस गामा को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, इस गामा को बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, एंड वैल्यू होती है Cp अपॉन Cv, बिकॉज ये तो सेम टाइप ऑफ गैस के लिए एक ही टाइप की गैस है, लेकिन मान लो गैस में मिक्सचर पड़ा हुआ है, जैसे हीलियम और ऑक्सीजन एक साथ मिला दिया, तो इसी की वैल्यू हम लिखते हैं गामा ऑफ द मिक्सचर, लिखा जाता है गामा ऑफ द मिक्सचर, उसकी वैल्यू होती है Cp ऑफ द मिक्सचर एंड डिवाइड बाई Cv ऑफ द मिक्सचर, ये होता है।
और यहाँ पे गामा ऑफ द मिक्सचर लिखा जाता है, पीवी पावर गामा बराबर गामा ऑफ द मिक्सचर और कांस्टेंट। तो जब हम लोग बात कर रहे होंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो उसमें गामा एडियाबेटिक एक्सपोनेंट कहलाता है और वैल्यू सीपी अपन सीवी होती है। गामा ऑफ द मिक्सचर सीपी ऑफ द मिक्सचर अपन सीवी ऑफ द मिक्सचर होता है, और ये पीवी पावर गामा और कांस्टेंट। अच्छा, इसको दूसरी क्वेश्चन कर सकते हो, पी की जगह पे लिख सकते हो एनआरटी अपान भी, एनआरटी टी अपान भी, अब भी ऊपर जाएगा तो गामा -1 बन जाएगा। तो इससे एक और इक्वेशन बन जाता है, दिस इज टी भी का पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। बेसिकली यही दो फॉर्मूले याद रखे जाते हैं। एक और फॉर्मूला होता है जो पी और टी में आता है, बट उसे याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप कर सकते हो, भी को रिप्लेस कर दो, किससे, एनआरटी अपान पी से आ जाएगा इक्वेशन। बट ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो आप ध्यान रखना। और ये प्रूफ होता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशंस, ये प्रूफ हो जाता है। तो मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूं कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, हीट एक्सचेंज 0 होगा, अब पी और गामा कांस्टेंट होगा, टी भी पर गामा -1 कांस्टेंट होगा, याद रखना। थर्ड, इस प्रोसेस में जब वर्डन निकालते हैं ना, वर्डन तो होता है इंटीग्रेशन पी डीवी। तो पी की जगह पे क्या लिख सकते हो, इस कांस्टेंट को, अगर मान लो मैं एक गैस है जिसका टेम्परेचर P1 V1 था और अगला P2 V2 तक पहुंचा है, अब प्रोसेस क्या एडियाबेटिक है, तो क्या लिखोगे इससे, P1 V1 का पावर गामा बराबर P2 V2 का पावर गामा एंड बराबर कांस्टेंट C मान लो, या PV का पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। तो ये जो पी डीवी लिख रहा है, मैं पी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पी की जगह पे लिख सकता हूँ सी अपान भी का पावर गामा, सी अपान भी का पावर गामा एंड डीवी, पी डीवी वर्डन। अब V1 टू V2 इंटीग्रेट कर दो, तो इससे वैल्यू क्या आएगी, सी बाहर आएगा एंड भी का पावर माइनस गामा लिमिट V1 टू V2, ये तो इंटीग्रेट ही नहीं किया, कर दो इंटीग्रेट इसको, तो बनेगा गामा +1 अपान 1 माइनस गामा, ये बनेगा। अब लिमिट रख दो तो बनेगा सी भी का पावर माइनस गामा +1 है ना, इंटरेक्शन गलत किया क्या, भी का पावर माइनस गामा, तो भी का पावर माइनस गामा +1 अपान 1 माइनस गामा, ठीक है। फिर लिमिट रखो इसको, नीचे 1 माइनस गामा आएगा V2, फिर ये बनेगा माइनस सी V1 का पावर 1 माइनस गामा बनेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस सी की जगह पे मैंने इसको लगा दिया और इस सी की जगह पे मैंने इसको लगा दिया, तो ये बन जाएगा देखो P2 V2 का पावर गामा, जब यहाँ लिखोगे P2 V2 का पावर गामा, तो ये माइनस गामा ना इस गामा को कट कर देगा, अब बन जाएगा V2 का पावर गामा, तो बन गया P2 V2, यहाँ से बन गया P2 V2। सिमिलरली जब इसको उठा के तुम यहाँ रखोगे तो बन जाएगा माइनस P1 V1 एंड होल डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, ये वर्डन बन गया। अब मैं इसे हटा दूं, पहले कॉपी कर लो फिर मैं हटाता हूँ। कॉपी क्या मतलब, मैं इंटीग्रेशन सिखाया हूँ, इसको अलग से तुम्हें मैं यहाँ नोट करवाऊंगा जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको लिखेंगे P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, या इसी को लिखते हैं NR डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। ये क्यों बनेगा भाई, P2 V2 क्या होगा NRT2, अब P1 V1 क्या होगा NRT1, तो NRT2 माइनस NRT1, NR कॉमन, तो T2 माइनस T1 इज डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में कभी भी आपसे कोई कहता है कि वर्डन बताइए V1 टू V2 तक जाने में, तो वर्डन इज P2 V2 माइनस P1 V1 अपान 1 माइनस गामा, या NR डेल्टा टी अपान 1 माइनस गामा। अब यहाँ पर ना एक टर्म्स है, ये जो Cp माइनस Cv की वैल्यू होती है, दिस इज ऑलवेज आर, ये मिक्सचर पे भी यही यूज होता है, Cp ऑफ द मिक्सचर माइनस Cv ऑफ द मिक्सचर इक्वल्स टू आर, ये होल्ड करता है।
हमेशा। तो अगर सीवी पता है तो सीपी आ जाएगा, सीवी पता है तो सीपी आ जाएगा। और सीपी और सीवी की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लिखवाया था ना, मैं लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? तो अब मैं कुछ चीजें फिर बता दूं आपको। ये जो सीबी ऑफ द मिक्सचर अलग से लिख दे रहे हैं इसको, इसको एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे मैंने गैस लिखा, यहाँ पे सीवी लिखा, और सीपी भी यहीं पे लिख लेंगे। अब गैस अगर मोनोटाइमिक गैस है तो सीवी 3/2 आर होता है। सीपी को लो अभी के लिए याद रखेंगे, आर जोड़ के आएगा तो 5/2 आर हो जाएगा। गैस अगर डायटाइमिक गैस है तो सीवी की वैल्यू 5/2 आर होता है, ये वैल्यू 7/2 आर होता है। अगर गैस पॉलीटाइमिक नॉन लीनियर है तो 2 आर होता है, नहीं 3 आर होता है, और ये वैल्यू 4 आर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे लिखा जाता है। अब कोई पूछे गामा बताइए तो सीपी अपान सीवी करना, सीपी अपान सीवी, सीपी अपान सीवी आंसर दे देगा। अब सीवी ऑफ द मिक्सचर की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है, मान लो N1 मोल एक गैस का है, N2 मोल एक गैस का है, देखोगे N1 CV1 एक गैस का CV1 इंटू नंबर ऑफ मोल, प्लस N2 दूसरे गैस का CV2 एंड डिवाइड बाई N1 प्लस N2, इसको गवर्न करेगा। आप कोई पूछे सीपी ऑफ द मिक्सचर बताइए, कोई बात नहीं, एक बार आपने सीपी ऑफ द मिक्सचर निकाल लिया तो इसी में आर ऐड कर दो, आ जाएगा सीपी ऑफ द मिक्सचर। तो इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्णन का फॉर्मूला लिखा। अब इसमें एक और एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ मैंने नहीं बताया था, तो उसका ग्राफ तुम अलग से ड्रॉ कर लेना। पीवी ग्राफ बस बना रहा हूँ, सिर्फ पीवी ग्राफ, बाकी ग्राफ अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे सिखा दूंगा। एक बड़ा चैप्टर होता है थर्मोडायनामिक्स, तो एडियाबेटिक का, तो ये ऐसे है एक कर्व, और एक कर्व मैंने ऐसे दिखा दिया। तो जो ज्यादा तेजी से चेंज हो जिसकी वैल्यू, या स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस में जाता है। अगर कोई कहे कि इसमें ये इसमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कोई एक है, कोई एक आइसोथर्मल कोई एक एडियाबेटिक है, तो तुम बोलोगे कि सर दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज एडियाबेटिक, नीचे वाला एडियाबेटिक है। ये थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ये थोड़ा तेजी से चेंज हो रहा है। दूसरी चीज, यही जो पीवी डायग्राम होता है, अगर ये इस तरीके से ऐसे नीचे शुरू हो रहा है तो ये ऊपर वाला एडियाबेटिक जाता है, क्योंकि वो तेजी से चेंज हो रहा है और ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो इस चीज को भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इससे हम पीवी डायग्राम में स्लोप की बात करते हैं, और ये एडियाबेटिक नहीं हमेशा वैलिड है। नहीं, अभी इतना ध्यान रखना तुम, ठीक है। इसका प्रेशर लिख लो, इसका प्रेशर पी नॉट वी नॉट है, बोलो। और यहाँ का भी लिख लो अलग से, ये भी पी नॉट वी नॉट है, मतलब दूसरे ग्राफ का है, ये दूसरे ग्राफ का है। तो इन दोनों में नीचे वाला आइसोथर्मल होगा, ऊपर वाला एडियाबेटिक होगा, ये आइसोथर्मल ये एडियाबेटिक। अब एक टर्म्स और अलग से मैं बता दूंगा, अब इससे समझ जाना तुम, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, ये आइसोथर्मल एडियाबेटिक। अभी एक अच्छा सा रीजन बताऊंगा जिसको तुम्हें याद करना होगा, उससे तुरंत हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस,
तो पॉलीट्रॉपिक एक ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोला जाता है ना, डिफाइन किया गया है, जिसमें वर्क डन इंटरनल एनर्जी के चेंज के प्रोपोर्शनल हो। Polytropic process is defined as work done by gas is proportional to internal energy, change in internal energy. मतलब इसका ये dW is proportional to dU. सेकेंड, फर्स्ट लॉ की सहायता से जब प्रूफ करते हो इसके हेल्प से, तो कन्वर्ट होता है पीवी का पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, जहां हम बोलते हैं एक्स को, या इसी को लिख सकते हैं क्या, टी भी का पावर एक्स माइनस वन बराबर कांस्टेंट लिख सकते हो। इस एक्स को बोला जाता है एक्सपोनेंट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एक्सपोनेंट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें जब वर्डन निकालते हैं ना, वर्कडन, तो वर्डन का फॉर्मूला आता है एकदम वही बनेगा भाई, पीवी पावर गामा है, अब की बार एक्स बन गया। गामा सीपी अपान सी भी होता है, बट एक्स कुछ भी हो सकता है। एडियाबेटिक प्रोसेस इज द एक तरह से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ही पार्ट हो सकता है। डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है, ये होती है P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, या NR डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ये होता है। उसमें क्या था, 1 अपान 1 माइनस गामा था, 1 माइनस गामा अब की बार। बट इस समय ध्यान रखना, इस वर्डन के लिए अब कंफर्म है कि क्या नहीं होल्ड होना चाहिए, x1 नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट 1, अदर डिफाइन नहीं हो पाएगा ना। तो अगर x1 हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर x1 हो गया तो पीवी बराबर कांस्टेंट आ गया ना, ये तो आइसोथर्मल हो गया। तब क्या लिखोगे, nRT ln V2 पर V1 लिख दो, nRT ln V2 पर V1 लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन याद रखना है आपको, और वर्डन कैसे निकालते याद करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं ग्राफ की इसकी। अब ग्राफ कैसे, ग्राफ तो कई तरीके हो सकता है, तो छोड़ दो, इसके स्लोप की बात करते हैं कि अगर ऐसा है और इस तरीके से दिया गया, इस तरीके से किसी पॉइंट पे स्लोप की बात कर रहा है, रुको, ऐसा बना हुआ है, और किसी पॉइंट पे स्लोप की बात कर रहे हैं, इसका ये प्रेशर पी भी ग्राफ है, किसी कर्व का, पॉलीट्रॉपिक कर्व का पी भी ग्राफ है, मान लो ऐसा है। तो ये पी है, इसका कोऑर्डिनेट है पी कामा भी, मान लो। तो ये जो स्लोप है दैट इज थीटा, इसके स्लोप की बात करनी है, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, इस फंक्शन को, तो बनेगा p इंटू भी का पावर x का डिफरेंशिएशन, दिस इज x भी का पावर x माइनस 1 dv प्लस भी का पावर x इंटू p का डिफरेंशिएशन दैट इज dp, इट इज 0। तो यहां से भी का पावर x माइनस 1 कट के ये बना देगा, तो यहां से क्या बनेगा, dp अपान dv की जो वैल्यू आएगी, dp अपान dv की जो वैल्यू आएगी, इसको इधर भेजा, ये आएगा px, बनेगा x माइनस एक्स पी अपान वी बनेगा। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में स्लोप का फॉर्मूला होता है, p वर्सेस v ग्राफ का स्लोप है, दिस इज माइनस एक्स पी अपान वी। तो इसको तुम अलग से ध्यान रखोगे, जिसको मैं इसको हटा के लिख दे रहा हूं, स्लोप ऑफ पीवी कर्व ग्राफ, इन पीवी का पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, इस वाले में ध्यान रखना। तो पीवी का पावर एक्स बराबर कांस्टेंट में
स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इज डीपी अपॉन डीबी इज माइनस एक्स पी अपॉन वी। अच्छा, इस स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स जितना ज्यादा होगा स्लोप का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अब देखो बैक जाते हैं, इसमें आते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे दोनों ग्राफ आपस में मिले हुए हैं, उस पॉइंट पे पी वी की वैल्यू बराबर है। देखो इस पॉइंट पे पी वी की वैल्यू बराबर है, तो कोई पूछे कौन क्या है, तो आइसोथर्मल का पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, तो आइसोथर्मल का एक्स क्या होता है 1, और एडियाबेटिक एक्स क्या होगा गामा सीपी अपॉन सीबी होता है। सीपी अपॉन सीबी 1 से ज्यादा होता है, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो अभी स्लोप तूने क्या बताया था, स्लोप तूने बताया था माइनस एक्स पी अपॉन वी, माइनस हटा दो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इस पॉइंट पे पीवी, इस आइसोथर्मल ग्राफ का और एडियाबेटिक ग्राफ का, दोनों ग्राफ का क्या पीवी बराबर है इस पॉइंट पे? हाँ, इस पॉइंट पे आइसोथर्मल ग्राफ या एडियाबेटिक हो, इस पॉइंट पे दोनों का पीवी बराबर है। तो पी और भी की वैल्यू अगर बराबर हो गया दोनों ग्राफ का, तो जिसका एक्स ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा आना चाहिए मैग्नीट्यूड में। तो एक्स किसका ज्यादा है? एडियाबेटिक का, एक्स 1 से ज्यादा है ना, तो इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा आना चाहिए। तो देखो स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर एक्स एक्सिस से ड्रॉ कर दो तो ये वाला एंगल ज्यादा है कि ये वाला एंगल ज्यादा है? ऑफ कोर्स नीचे वाला एंगल ज्यादा है, तो नीचे वाला एडियाबेटिक होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे देखो, यहां पे भी अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो P और V की वैल्यू सेम है दोनों की यहाँ पे, तो x जिसका ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, तो x एडियाबेटिक का ज्यादा होता है। तो देखो एंगल में ये ज्यादा है और ये कम है, तो कंफर्म है ऊपर वाला एडियाबेटिक होगा, नीचे वाला आइसोथर्मल होगा। तो तुम इसके सहायता से समझ सकते हो कि कौन क्या होगा। तो इस चीज को हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं कि जब भी कोई पूछेगा स्लोप की बात करेगा, यू यूज दिस फॉर्मूला एक्स पी अपॉन पी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के वर्क डन के फार्मूले बताए, ठीक है, और स्लोप बताया। चलो एक और चीज बतानी थी, कोई भी प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक में कन्वर्ट हो सकता है, कोई भी प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसमें P का कोई भी पावर प्रोपोर्शनल टू V का पावर हो, या V का पावर प्रोपोर्शनल टू ये x है, ये y लिख लो, इसको x लिख लो और t का पावर y लिख लो, या t का कोई भी पावर p के किसी पावर के प्रोपोर्शनल हो। ये सारे के सारे प्रोसेस कन्वर्टेबल हैं पॉलीट्रॉपिक में, कन्वर्टेबल इन पॉलीट्रॉपिक। ये ध्यान रखना, कभी भी प्रेशर वॉल्यूम की किसी भी पावर के प्रोपोर्शनल हो, वॉल्यूम टेम्परेचर के या टेम्परेचर प्रेशर के, कहीं भी ऐसा इक्वेशन दे, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली, यानी कैसा हो P का पावर V का पावर x प्लस T का प्रोपोर्शनल, तब नहीं कन्वर्ट होगा। ये इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी किसी में V का स्क्वायर बन जाना, ऐसा नहीं, डायरेक्ट होना चाहिए वहां पर, तो फंक्शन पॉलीट्रॉपिक में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार पॉलीट्रॉपिक कन्वर्ट हो गए तो तुम क्या निकाल सकते हो? वर्डा निकाल सकते हो, एक्सपोनेंट निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम गैस ऑफ 16 ग्राम has pressure P naught and volume V naught,
एक्सपेंड की स्पेलिंग क्या होती है? एक्सपेंड टू भी नॉट बाई प्रोसेस टी स्क्वायर भी का पावर 4 देन फाइंड बराबर कांस्टेंट है, ध्यान रखना। टेम्परेचर का स्क्वायर वॉल्यूम का पावर 4 बराबर कांस्टेंट है, देन फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइनल प्रेशर। दूसरा कह रहा है एक्सपोनेंट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एक्सपोनेंट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। थर्ड कह रहा है वर्क डन इन दिस प्रोसेस। फिर क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, मुझे पता है कि टी का स्क्वायर भी का पावर 4 है, ये डायरेक्टली तो है, टी का पावर एक्स प्रोपोर्शनल टू बी का पावर वाई, ऐसा ही तो है, डायरेक्ट मल्टीपल है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बात एक ही है। इसको पॉलीट्रॉपिक में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, तो पॉलीट्रॉपिक में कन्वर्ट होने के लिए टी को चेंज करना पड़ेगा पी के टर्म में। तो तुम टी की जगह पर लिख सकते हो पी भी अपान एन आर टी होता है ना, तो पी भी अपान एन आर लिख सकते हो टी की जगह पे। टी की जगह पे लिख सकता हूँ पीवी अपान एन आर, पीवी और एन आर टी होता है, टी की जगह पे पीवी अपान एन आर। तो यहां से जो वैल्यू आएगी दिस इज पी स्क्वायर एंड भी का पावर स्क्वायर 4 6 नया कांस्टेंट C1 बन जाएगा। यहां से क्या आएगा पी भी का पावर 3 बराबर एक नया कांस्टेंट C2 मान लो, बन गया। दिस इज द पॉलीटॉपिक ऑफ क्वेश्चन। तो इससे एक्स वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 3 आ गई। अब क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर। इक्वेशन में वैल्यू प्लेस कर दें, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल को भी सेटिस्फाई करेगा, फाइनल को भी सेटिस्फाई करेगा। इनिशियल प्रेशर पी नॉट बी नॉट है पावर 3 बराबर फाइनल प्रेशर पी है और फाइनल वॉल्यूम 2 बी नॉट है। इससे पी फाइनल की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज पी नॉट अपॉन 8। इधर प्रेशर घट रहा है, निकाल लिया पी नॉट अपॉन 8। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्डन बताइए, वर्डन। तो वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज P2V2 माइनस P1V1 1 माइनस एक्स होता है। तो यूज करो, P2 निकाले हो पी नॉट अपॉन 8, V2 निकाले हो 2 V नॉट, P1 निकाले हो पी नॉट, V1 निकाल लो V नॉट 1 माइनस एक्स, और x क्या है 3, तो हो गया 1/4। तो 4 यहाँ पे, तो 3 अपान 4 आएगा, और ये 2 माइनस 2, तो मैंने कहा 3 अपान 8 पी नॉट वी नॉट, एंड दिस इज आंसर। तो आपने वर्डन निकाल लिया। अब वर्डन पॉजिटिव आया, खैर पॉजिटिव आना ही चाहिए था, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अब एक्स बराबर 3 कैसे है? कंपेयर करो ना इसको, एक्स का मान 3 कैसे? इसको कंपेयर करो पीवी बराबर एक्स बराबर कांस्टेंट से कंपेयर करो, पॉलीट्रॉपिक ओके सर। प्रोसेस है तो एक्स 3 आ गया। ओके, ऐसे ऐसे देता है, कहेगा कि 2 मोल हीलियम, हाइड्रोजन लिख लो, 2 मोल हाइड्रोजन is mixed with 4 मोल helium, more helium at temperature
लिख लो, प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट है, एंड एक्सपेंड adiabatically to V naught. Find final pressure and final temperature. सेकेंड क्वेश्चन है वर्क डन। बहुत बेसिक क्वेश्चन सब खूब पूछे जाते हैं सब। एडियाबेटिक है तो मिक्सचर है ना, तो इस मिक्सचर का भी जब फॉर्म लगाओगे तो लगाओगे पीवी का पावर गामा ऑफ द मिक्सचर बराबर कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो गामा ऑफ द मिक्सचर निकालना पड़ेगा ना। तो गामा ऑफ द मिक्सचर के लिए सीवी ऑफ द मिक्सचर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का N1 2 है और हाइड्रोजन गैस का सीवी कितना होता है बताओ, डायटोमिक गैस है ना, डायटोमिक गैस है तो 5/2R होगा। हाइड्रोजन गैस टेबल लिख लिया, नंबर ऑफ मोल 2 और मोलर सीवी। अच्छा सीवी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। लिखिए सिमिलरली हीलियम के लिखोगे, नंबर ऑफ मोल कितने हीलियम के 4 है तो N2 4 कर दिया, और Cv2 इसका कितना होगा, हीलियम एक मोनोटाइमिक गैस है 3/2R होगा। क्या करेंगे, Cv ऑफ द मिक्सचर निकालेंगे, ये बनेगा N1 Cv1, तो N1 2 है ना, तो 2 × 5/2R प्लस N2 क्या 4 × Cv2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 2 + 4, तो वैल्यू हो जाएगी 2 5 यहाँ से आएगा और 6 यहाँ से आएगा 11 R/6। तो कोई पूछे Cp ऑफ द मिक्सचर कितना होगा, R और जोड़ दो इसमें R होगा। फिर पूछे गामा ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, दोनों डिवाइड कर दो 17/11 हो गया। अब यूज कर सकते हो फॉर्मूले को, अब आंसर पाने के लिए मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज करूं, प्रेशर P नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है, V नॉट का पावर 17/6 11 बराबर यहाँ का फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम क्या है 2V नॉट, ठीक है, इससे P फाइनल आ जाएगा। अब एक बार P फाइनल आ गया, टेम्परेचर निकालना है तो P और एनआरटी लगा दो, P और एनआरटी तो हमेशा लगा सकते हो, हमेशा PV = एनआरटी यू कैन यूज ऑलवेज P। अब फाइनल वॉल्यूम क्या है 2V नॉट बराबर nRT फाइनल लिख सकते हो, लेकिन n तो नंबर ऑफ मोल होंगे ना, टोटल नंबर ऑफ मोल होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम शुरुआत वाले पे भी लगा दो। ये कैसे, हाँ ठीक है, टोटल वॉल्यूम 2V नॉट है, फाइनल प्रेशर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। या इसके अलावा एक और इक्वेशन लिख लो और उसे डिवाइड कर देना, P नॉट V नॉट इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम बराबर nRT नॉट, लिख सकते हो ना इनिशियली। बस इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देना, तुमको T फाइनल मिल जाएगा। T फाइनल की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज, इसकी से डिवाइड करो, इसकी से डिवाइड करो, तो बनेगा P फाइनल अपन P नॉट इंटू T नॉट, ये आंसर मिल गया। तो T फाइनल मिल गया, या तुम वो भी इक्वेशन लिख सकते थे, पढ़े थे ना, T V का पावर गामा ऑफ द मिक्सचर -1 कांस्टेंट, इसको भी लिखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, एडियाबेटिक प्रोसेस में फाइनल प्रेशर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। वर्डन पूछ रहा, वर्डन, तो वर्डन के लिए फिर आप सारी वैल्यू निकाल ही चुके हो, करना क्या। वर्डन क्या आएगा, फाइनल प्रेशर निकाल चुके हो, फाइनल वॉल्यूम पता है, माइनस इनिशियल प्रेशर पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, एंड 1 माइनस गामा ऑफ द मिक्सचर, उठा कर रख दो, वर्डन मिल गया। ठीक है, इसका मतलब आप एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो या जो भी हो, एडियाबेटिक हो, आइसोथर्मल हो, चाहे पॉलीट्रोपिक हो, कुछ भी हो, आप वर्डन निकाल सकते हो, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, ये सब निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, कॉपी करो, रिपीट करो। इन एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ हीलियम गैस, प्रेशर changes by 2%, then find percentage change in volume। हम लिखेंगे पीवी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगा पी गामा भी का पावर गामा -1 dv प्लस भी का पावर गामा dp बराबर 0। तो यहां से तुम्हें निकालना पड़ेगा dp अपान dv की वैल्यू, dp अपान dv की जो वैल्यू आएगी, दिस इज, इस गामा -1 से ये गामा कैंसिल आउट, एक भी बस बचेगा, तो dp के नीचे p को भेजा, आप भी के नीचे dv को भेजोगे तो बनेगा माइनस भी dv अपान v माइनस dv अपान v गामा dv अपान v, ये बन जाएगा। वही ये स्लोप वाला फार्मूला बन गया। नहीं, इसमें और भी बचेगा ना, ये पी बचेगा, ये बच गया इतना। अब इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के लिए, तो प्रेशर का चेंज क्या 2%, तो पूरा 2% है, तो यहाँ आप लिखेंगे 2%, तो इससे आएगा माइनस गामा dv अपान v इंटू 100, इससे क्या आ गया, dv अपान v इंटू 100 की वैल्यू आ गई -2 अपान गामा। और ये कौन सी गैस है, हीलियम गैस है, हीलियम का Cv क्या होता है 3/2r, मोनोडाइमिक गैस है, और Cp क्या होता है 5/2r। तो कोई पूछे गामा कितना होगा, इट इज 5/3, Cp अपान Cv उठा के यहाँ रख दो, तो -2 अपान 5/3, तो इतना परसेंट, तो -6 अपान 5% वॉल्यूम में चेंज आया, माइनस से अंतर वॉल्यूम डिक्रीज किया, जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसे कहता है, हमारे पास रियल गैस है, सर लास्ट में दिखा दीजिए। यस सर। हमारे पास एक रियल गैस है, ये पूछ चुका है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। जब ये गैस प्रेशर P0 और टेम्परेचर T0 पे है, नहीं, प्रेशर P1 टेम्परेचर T1 पे है, तो इस गैस पे एक रिलेशन आ रहा है Cp माइनस Cv, क्वेश्चन में कह रहा है कि R के बराबर है। वही रियल गैस जब प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2 पे है, तो हम पा रहे हैं कि Cp माइनस Cv की वैल्यू 1.01 R के बराबर है।
find relation between P1, P2, T1 and T2। देखो ये बिहेवियर आइडियल गैस का, Cp माइनस और आइडियल गैस के बिहेवियर शो करता है, और ये जो बिहेवियर है ये रियल गैस बिहेवियर है। तो एक रियल गैस जो होता है उसका बिहेवियर आइडियल जैसा कब, एक रियल गैस इस केस में आइडियल से बिहेवियर शो कर रहा है इस प्रेशर इस टेम्परेचर पे, जबकि इस प्रेशर इस टेम्परेचर पे वही रियल गैस एक रियल गैस का बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसमें बताया गया होगा केमिस्ट्री में कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और प्रेशर बहुत कम होता है, तो गैस का बिहेवियर आइडियल होता है। मतलब एक रियल गैस भी आइडियल की तरफ कन्वर्ट होने लगेगा इफ प्रेशर इज वेरी लेस एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई। इसका मतलब ये जो रियल गैस है अगर ये इस बिहेवियर को शो कर रहा है और वही रियल गैस इस टेम्परेचर पे इसको शो कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे रियल गैस बिहेवियर आइडियल गैस बिहेवियर है, तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा कंपेयर टू दिस वन। तो इसमें जो कमेंट पास किया जाता है दैट इज T1 इज ग्रेटर देन T2, और यही प्रेशर पे कमेंट पास किया जाता है कि P1 इज लेस देन P2। यहाँ का प्रेशर कम रहेगा इससे बट टेम्परेचर ज्यादा, तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। ओके, अभी तुम क्या करो, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करो ताकि मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊं। देखो HC वर्मा का क्वेश्चन है, उसने ऐसे दिया है कि एक आइस है, ठीक, वो क्वेश्चन तो बता दीजिए। बोलो। ये आइस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 10⁵ पास्कल है। आइस का वॉल्यूम दिया गया था वन अपन 9 सेंटीमीटर क्यूब है, 1/9 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा, मीटर क्यूब लिख लो, मीटर क्यूब। आइस की जो डेंसिटी है 900 kg पर मीटर क्यूब है, जबकि वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। क्वेश्चन कह रहा है कि आइस मेल्ट होता है। नाउ आइस स्टार्ट मेल्ट फाइंड वर्क डन ऑन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे कितना वर्डन होगा। तो आइस मेल्ट करेगा तो आइस का वॉल्यूम कम होगा ना, वाटर में करंट होगा तो वाटर का वॉल्यूम कम होने लगेगा। तो पहले आइस इतना बड़ा था, वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब एटमॉस्फेयर ने इस पे वर्क कर दिया, तो एटमॉस्फेयर पर वर्डन नेगेटिव आएगा। बट ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर का होगा। क्यों भाई, आइस मेल्ट हो रहा है चाहे आइस बन रहा है, सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग क्या है, एटमॉस्फेयर है, उसका प्रेशर कांस्टेंट है। तो जो सराउंडिंग फोर्स लगा रहा है वो कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है ना, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है इसके चारों तरफ। तो अगर कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर का वर्डन है, तो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर का वर्डन का यूज करेंगे। तो वर्डन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, P डेल्टा B यूज करेंगे, P डेल्टा B। ये कांस्टेंट आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइस का मेल्ट होना आइसोबैरिक प्रोसेस है, सराउंडिंग का प्रेशर चेंज नहीं हो पा रहा है। तो P डेल्टा B, तो P प्रेशर 10⁵ एंड वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वॉल्यूम क्या बन गया, वाटर बन गया ना। तो मास तो आइस का चाहे वाटर का बराबर होगा, तो आइस का मास कितना लिखेंगे, तो मास ऑफ आइस इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, क्योंकि वही मेल्ट हुआ है।
तो मास किससे आएगा, डेंसिटी को वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेंसिटी 900 है, तो 900 डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो 900 इंटू 1/9 इट इज 100 मीटर क्यूब, सॉरी 100 kg मास है। तो बाद में क्या बना, वाटर, तो वॉल्यूम क्या आएगा 100 अपॉन वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000 डिवाइड कर दो, मिल गया वाटर का वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम आई से क्या है 1/9। नाउ सिंप्लीफाई कर दो, ये क्या आएगा, 1/10, तो 1/10 का मतलब है 10 का पावर 5, 1/10 माइनस 1/9, नाउ वैल्यू इज 9 माइनस 1, तो माइनस 10 पावर 5 डिवाइड बाई 90, the value is minus 10 to the power 4 upon 9 joule. This is answer. ठीक है, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे सामने और वर्डन पूछेगा तुम ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ओके। अब कुछ ग्राफ पे स्केच करना, ड्रा ग्राफ, ग्राफ को ड्रॉ करना ग्राफ की सहायता से। जैसे मान लो ऐसा होता, मैंने पीवी डायग्राम बना दिया यहाँ पे। पीवी डायग्राम इस तरीके से है, यहाँ का प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम भी नॉट है, यहाँ का भी नॉट है, यहाँ का 2 भी नॉट है, ये EBC है प्रोसेस। कह रहा है ड्रॉ PT एंड TB ग्राफ। क्या करेंगे, चलो PT ड्रॉ करते हैं, एक एक करके ड्रॉ करेंगे। PT ड्रॉ करते हैं। AB प्रोसेस देखो ओरिजिन से पास कर रहा है, AB प्रोसेस ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इस प्रोसेस का ना इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इस प्रोसेस का इक्वेशन कितना है कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इस प्रोसेस का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा P बराबर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया ना, देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया क्योंकि AB ओरिजिन से पास कर रहा है। तो AB प्रोसेस में मैं लिख सकता हूं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, लेकिन ग्राफ तो मुझे PT चाहिए ना, तो मैं V की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, V की जगह पे ये कांस्टेंट आ जाएगा C। अब V की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, NRT अपॉन P लिख सकता हूँ, V की जगह पे NRT अपॉन P लिख सकता हूँ। तो इसके जगह भेजें तो बन गया क्या, P स्क्वायर बराबर C NR कांस्टेंट इंटू T बन गया। तो P तो Y एक्सिस पे है, तो बन गया Y स्क्वायर बराबर एक नया कांस्टेंट है ये मान लो बड़ा सा, और T कहाँ पे X एक्सिस पे, तो ग्राफ ये है Y स्क्वायर बराबर CX का ग्राफ है। तो इसकी कॉन्केविटी डाउन ऐसे चलेगी ना, इस तरीके से चलेगी ना, ऐसे चलेगी ऐसे, तो ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे चलना चाहिए। मतलब कायदे से देखो तो ग्राफ को तुम ऐसे दिखाते, ऐसे ऐसे आता, ये इस तरीके ऐसे, और यही नीचे को मतलब ऐसा ग्राफ होता है ऐसा। बट ऊपर वाला दिखाऊंगा क्योंकि प्रेशर तो निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए मैं ऊपर वाला बस शो किया। और किसी सर्टेन प्रेशर से है ना, किसी सर्टेन प्रेशर से है, तो एक सर्टेन प्रेशर से शो किया, ये है पॉइंट। और ऊपर जाने पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ना, क्यों भाई, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो इधर इंक्रीज करते मैंने यहां दिखा दिया। दिस इज द पॉइंट बी। सबसे पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, बाद में फेयर कर लेंगे। तो ए बी को मैंने ऐसे कर दिया, एक कर्व पे आएगा जो कि कर्व होगा। अब बात करेंगे, अब बात करेंगे किसको, बीसी। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बीसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और एसी में प्रेशर कांस्टेंट है। देखना प्रेशर, एसी में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये तो बड़ा आसान ड्रॉ कर सकते हैं। एसी वाला पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये ए है। और एक चीज बताओ, यहाँ का प्रेशर पी नॉट वी नॉट है, यहाँ का वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना सी का। हाँ भाई, प्रोसेस जो एसी है,
इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, पीवी बराबर एनआरटी, पी बराबर एनआरटी, पी कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम टी के प्रोपोर्शनल। तो इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है ना तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मतलब सी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो एसी ग्राफ होगा वो बनेगा इस तरीके से, बट इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा ना सी की तरफ, सी की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो तुम ऐसे दिखाओगे, स्ट्रेट लाइन दिखाओगे, बट ऐसे दिखाओगे। लेकिन अब सी यहां पे आएगा कि सीधा आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन कंफर्म है कि सी इस ए के इधर होगा और बी इस ए के ऊपर होगा। अब बात करेंगे बीसी की, बीसी की, बीसी ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है अब पीवी बराबर एनआरटी होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, पीवी बराबर एनआरटी, तो पीवी बराबर एनआरटी होता है, इसका मतलब भी कांस्टेंट है तो पी प्रोपोर्शनल टू टी हो गया ना, पी प्रोपोर्शनल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब ओरिजिन से पास करेगा, कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब ओरिजिन से पास करेगा, जैसे कि y प्रोपोर्शनल टू x तो y बराबर mx तो ओरिजिन से पास करना चाहिए ना, इसका मतलब इसे ओरिजिन से पास करेगा, इसका मतलब वो जो ग्राफ होना चाहिए बीसी ग्राफ वो हर हाल में ओरिजिन से पास करना चाहिए। तो तुम एक ऐसे रफ डायग्राम ऐसे ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ऐसे आगे बढ़ा दोगे। अब बाकी डेटा को तुम्हें मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा ताकि तुम समझ पाओ कि हम लोग सही से ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद इसलिए हमने ऐसा कर लिया। अब देखो ये एक्चुअल में ऐसा रहा होगा इस तरीके से, ये सी है और ये ग्राफ ऐसे चलेगा, देखो मैं दिखा दिया, और ए से बी फिर बी से सी, ये है ग्राफ बेसिकली, दिस इज द ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया, ए बी सी एंड सी ए। ये ए बी इसके वजह से ड्रॉ हुआ, एसी एसी में प्रेशर कांस्टेंट था मतलब इसमें प्रेशर कांस्टेंट आ गया तो ये इंपॉर्टेंट बन गया, यहां के लिए ये इंपॉर्टेंट बन गया तो पी कांस्टेंट कर दिया, और बीसी के लिए पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया कि पी बराबर सी इंटू टी बनेगा, एक कांस्टेंट सी इंटू टी, तो ये बन गया। तो ये ओरिजिन से पास करेगा तो मैंने ओरिजिन दिखा दिया, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहने दिया, और ये ऐसा है तो ऐसा। दिस इज द ग्राफ ऑफ पी वर्सेस टी। ओके, तो ठीक है। अब क्या होता है ना, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑप्शंस बने होते हैं, तो कभी कभी ना ये सब देखने की जरूरत नहीं होती है, तुम ऑप्शन से मैच करा सकते हो। क्या ऑप्शन बना होगा ऐसे, तो देख लो एसी में प्रेशर कांस्टेंट है तो किसी चार में से हो सकता है एक ही में एसी कांस्टेंट हो, तो उसी को मार्क कर दो। अगर बाकी चारों में एसी कांस्टेंट है तो देखो कौन अलग अलग, कौन ग्राफ में कौन सा पार्ट ऐसा जो अलग है, जो अलग है उस पर तुम इक्वेशन के देख लो कि कौन सा कर्व बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए कि ऐसा बनना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए जो अलग है उस पर। चारों में जो होगा उसको मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ। तो जब हम लोग एग्जाम देते थे ना, सब्जेक्टिव एग्जाम, तो उस समय हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता था, लेकिन आज के एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, तो ऑप्शन से चेक किए जाते हैं हमेशा। तो जो भी थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ चेक करना होता है कि इसका कौन सा ग्राफ बनेगा, वो ऑप्शन बनाया जाता है कि देखो चारों में डिफरेंस है, चलो ये डिफरेंट वाला कौन सा पार्ट है, अच्छा ये वाला पार्ट एसी पार्ट है तो एसी में क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन क्या ये वाला है ना, अच्छा इससे मैच कर रहा है, हाँ मार्क कर दो। दो में मैच कर गया, मान लो दो में मैच कर गया तो दो को सिलेक्ट कर लो, और उसमें से अब दोनों में जो डिफरेंट है पार्ट, उस पार्ट को फिर उसमें देख के मैच कराओ। अब इन दोनों में से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया जाता है। तो ग्राफ के टाइप पे बेसिकली हम हिट एंड ट्रायल ही यूज करते हैं। ओके ठीक है, तो कल की क्लास हम लोग सीखेंगे, दो क्लास मोस्ट प्रॉब्ली और लगना चाहिए, कल और परसों। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो एक काम करो, आज तुम लोग आ सकते हो 1:30 to 3 PM के बीच में, आज फिर मैं डाउट